नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, और उस समय हमने आपसे ये वादा भी किया कि हम जो है राष्ट्रपति से संबंधित प्रत्येक तथ्य पर विस्तार से बात करेंगे और साथ में अमेरिकी राष्ट्रपति से संबंधित तथ्यों पर भी विचार करेंगे। यानी कि भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। तो आज जो है ये अभी का जो वीडियो है एक छोटा वीडियो होगा और इसमें हम सिर्फ बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 और 53 के बारे में, और साथ में हम देखेंगे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या है। देखिएगा, ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है इसको दो भाग में बांटते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को दो भाग में बांटा गया है। एक है संसदीय सरकार, एक है संसदीय सरकार, और दूसरा है अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार। संसदीय सरकार आने की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और अध्यक्षात्मक सरकार आने की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे संसदीय सरकार के बारे में। तो संसदीय सरकार की व्यवस्था में, यानी कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच जो है काफी निकट का संबंध होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच काफी निकट का संबंध होता है, और इसमें यानी कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो उसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होती है, और उस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो अभी देखिए हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था। अब देखेंगे अध्यक्षात्मक सरकार के बारे में, यानी कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। तो देखिए यहां है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है अमेरिका है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो है अमेरिका में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख देखिए कौन होता है? राष्ट्रपति। और ऐसे भी अमेरिकी राष्ट्रपति के तुलना में भारतीय राष्ट्रपति का पावर उतना नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति सबसे बड़ी पद है और सबसे बड़ी संस्था भी है। और अगर बात करें भारतीय राष्ट्रपति के बारे में, तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बात बताए हैं संविधान में। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया है कि भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति, भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन के सम्राट के समान है। ब्रिटेन के सम्राट के समान है। अंतर सिर्फ इतना है
कि ब्रिटिश सम्राट का जो पद है वो वंशानुगत है, और जबकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ऐसा बात जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया। उसके बाद हम बात करेंगे अभी जल्दी में अनुच्छेद 52 और 53 के बारे में, जो कि राष्ट्रपति से संबंधित दो अनुच्छेद है। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो पहला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बात किया गया है। इसमें अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात अनुच्छेद 52 के तहत भारत में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। और यहां पर होगा के लिए जो 52 में है, यहां पर होगा के लिए शैल बी शब्द का प्रयोग किया गया है। शैल बी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है, शैल बी का मतलब है होगा, अर्थात राष्ट्रपति का पद जो है कभी समाप्त नहीं किया जाएगा और न ही इसका पद कभी रिक्त होगा। शैल बी का मतलब है कि न ही इसका पद कभी समाप्त होगा और न ही इसका पद कभी रिक्त होगा। देखिएगा, हालांकि इसके बारे में इसके पहले के वीडियो में हम चर्चा किए हैं, जब हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के बीच समन्वय की बात कर रहे थे, और इससे संबंधित 4 वीडियो जो है हम अपलोड किए हैं। तो वहां पर देखिएगा कि राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा समझते हैं एक स्टोरी के माध्यम से, कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारा संविधान लागू हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक था। तो संविधान सभा के अंतिम बैठक में यह निर्णय लिया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया जाए, और 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए। उसके बाद देखिएगा 1951 के अंत में लोकसभा का चुनाव हुआ। 1952 के शुरुआत में सारे राज्यों के विधानसभा का चुनाव हुआ। जब सभी राज्यों के विधानसभा का चुनाव हो गया तो फिर राज्यसभा का चुनाव भी हुआ। क्योंकि राज्यसभा का चुनाव जब होता है तो राज्यसभा का निर्वाचक मंडल कौन होता है? विधानसभा। तो जब विधानसभा का चुनाव हो गया तो राज्यसभा का भी चुनाव जो है 1952 में संपन्न हुआ। जब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सबका चुनाव हो गया, तब अब हुआ कि राष्ट्रपति का चुनाव भी हो जाए, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए भी निर्वाचक मंडल तैयार हो गया था। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या है, तो अगले वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे। राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में समझेंगे, निर्वाचन के बारे में समझेंगे, राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है। फिलहाल समझिए यहाँ पे, तो 1952 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जब पहला बार, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनाव लड़वाया गया। हालांकि वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, वे नहीं चाह रहे थे कि राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, लेकिन फिर भी सर्वसम्मति से पास हुआ और 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद फिर अगला इलेक्शन हुआ 1957 में। 1957 में बाबूजी की इच्छा हुई कि बाबूजी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इच्छा हुई कि एक बार और हम राष्ट्रपति बने। वहां पे भी पंडित नेहरू नहीं चाह रहे थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुनः राष्ट्रपति बने, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कभी भी नेहरू को पटती नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेहरू को यूं कहें तो फूटी आंख भी सुहाते नहीं थे। तो यहां पर नेहरू जो है लाए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनाया जाए। हालांकि इसके पहले सी राजगोपालाचारी, नाम सुनेंगे राजगोपालाचारी का, राजगोपालाचारी को वे चाहे कि
ए बने राष्ट्रपति। उसके बाद फिर राधा कृष्णन का नाम सुझाए, लेकिन फिर भी वहां पर सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया और 1957 का चुनाव भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीत जाते हैं। यहां पर देखिएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हैं वे महात्मा गांधी के समधी भी थे। जो देखिए हाल में ही गोपाल कृष्ण गांधी जो कि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार रहे, गोपाल कृष्ण गांधी के दादा लगते हैं महात्मा गांधी और नाना लगते हैं सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। हालांकि ऐसा बात नहीं है कि महात्मा गांधी के ससुर हैं, महात्मा गांधी के समधी हैं। इस कारण जो है नेहरू चाह रहे थे कि राजगोपालाचारी राष्ट्रपति बने, ऐसा बात नहीं है। बात तो यह है कि नेहरू को लग रहा था कोई बने बट बाबूजी नहीं बने, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं बनाया जाए। यानी कि 1957 में जब दूसरा बार चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ राष्ट्रपति का, तो वहां भी चुनाव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीत जाते हैं। उसके बाद ऐसा बताया गया है कि 1957 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के कुछ ही समय बाद, यानी कुछ ही महीनों बाद जो है लोकसभा में एक बिल पास किया गया, वो भी किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा एक बिल पास किया गया कि भारत में राष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति 2 बार ही रहेगा। क्योंकि उस समय देखिएगा 1951 में अमेरिका के संविधान में 22वां संशोधन किया गया था। 1951 में अमेरिका के संविधान में 22वां संशोधन किया गया था और उसमें कहा गया था कि अमेरिका में कोई व्यक्ति अब 2 बार ही राष्ट्रपति बनेंगे। देखिए बात क्या था अमेरिका का, बात था कि अमेरिका में एक राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, नाम सुनिएगा आप लोग, रूजवेल्ट। ये रूजवेल्ट जो है लगातार 4 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुन लिए गए। चौथे बार हालांकि जब प्रधानमंत्री बने तो शुरुआत में ही इनका मृत्यु हो गया। जब रूजवेल्ट लगातार 4 बार राष्ट्रपति चुने गए, शायद ये प्रधानमंत्री बोले क्या, राष्ट्रपति चुने गए, तो इनके मरने के बाद जो है 1951 में अमेरिका के संविधान में किया गया संशोधन और कहा गया कि अब अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो उसी तर्ज पे हमारे यहां भी लोकसभा में एक बिल लाया गया कि हमारे यहां भी अब कोई व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बनेगा, क्योंकि नेहरू जी को डर था कि कहीं तीसरी बार भी बाबूजी खड़े न हो जाए। तो वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं बोले कि संविधान में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अगले बार के लिए राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं है। तब जाके मामला शांत हुआ। उसके बाद अगला चुनाव जब 1962 में जब हुआ, तो इस चुनाव में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को चुनाव लड़ाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को चुनाव लड़ाया गया और यहां पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद 1967 में जब चुनाव हुआ चौथी बार, तो इस समय के कामराज जो है उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो के कामराज को लगा कि एक बार बाबूजी की तरह फिर जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दोबारा जो है दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनाया जाए। लेकिन यहां पर इंदिरा गांधी एकदम से अड़ गई और बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, और वहां पर एक अल्पसंख्यक को लेके आई और 1967 के चुनाव में डॉक्टर जाकिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया गया और डॉक्टर जाकिर हुसैन चुनाव जीतते हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु जो है 1969 में होता है और तब उस समय भारत के उपराष्ट्रपति के पद पे बीबी गिरी थे, वेंकट गिरी बराह गिरी, बीबी गिरी थे उपराष्ट्रपति और बीबी गिरी जो है राष्ट्रपति बनते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। और उस समय जो है कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार जो है नीलम संजीवा रेड्डी को बनाया जाता है और नीलम संजीवा रेड्डी से इंदिरा गांधी को भी पड़ता नहीं था। अब इंदिरा गांधी क्या करती है
कि इंदिरा गांधी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, बीबी गिरी, वेंकट गिरी, बराह गिरी, उनको उस्काती है कि आप भी चुनाव लड़ो, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो। तो उस समय भारत के इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ कि भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त है और कोई उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बना हुआ है और वो अब कह रहा है कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। तो बीबी गिरी चूंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और अब वे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो ऐसे तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, उनको राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना होगा। अब बात है, सवाल यह है कि बीबी गिरी राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दें कि उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दें। तो देखिए एक घटना है इस तरह का कि उपराष्ट्रपति बीबी गिरी जो है पहले उपराष्ट्रपति के कार्यालय जाते हैं और वहां पर खुद से अपना इस्तीफा को टाइप करते हैं और अगले दिन सुबह जो है राष्ट्रपति कार्यालय में आकर अपना इस्तीफा स्वयं कबूल करते हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने स्वयं इस्तीफा लिखा और स्वयं कबूल भी किया। और तब जो है बीबी गिरी वहां पे चुनाव लड़ते हैं। उस समय एक रूल बना, इंदिरा गांधी रूल पास की कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेंगे और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। और अगर मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के कोई भी सीनियर मोस्ट जज जो है राष्ट्रपति का पद संभालेगा। तो इसलिए इसका चर्चा हम किए यहाँ पे सेल बी के लिए कि राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं होगा। ऐसा बात जो है आपको किया है अनुच्छेद 52 में कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और इसके लिए सेल बी का प्रयोग हुआ है होगा के लिए, जिसका मतलब है कि राष्ट्रपति का पद न तो कभी समाप्त किया जाएगा और न ही उसका पद कभी रिक्त होगा। उसके बाद अनुच्छेद 53 का बात करें तो अनुच्छेद 53 जो है उससे बताया गया है कि कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगा। कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगा। संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगा, जिसका प्रयोग या तो वह स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। जिसका प्रयोग या तो वे स्वयं करेंगे नहीं तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उसका प्रयोग करेंगे। तो ये आपके सामने अनुच्छेद 52 और 53 था। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 54 और 55 के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसे बनता है, भारत में राष्ट्रपति को कौन वोट डालते हैं, कितने वोट है राष्ट्रपति को, कितने वोटर्स हैं, और साथ में तुलना करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव का भी। कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में जो है जो निर्वाचक मंडल बनता है उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में कितने वोटर्स होते हैं और कितने वोट होते हैं, इसका चर्चा करेंगे। यानी कि भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का तुलनात्मक अध्ययन आप लोगों के सामने हम रखेंगे। तो आज इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप अगले वीडियो का इंतजार करेंगे, क्योंकि अगला वीडियो जो होगा आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एकदम से मेरा बात को विश्वास कीजिए, मेरा चैलेंज है आपसे कि अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति के चुनाव को एकदम से आपके सामने खोल कर रख देंगे, किस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगर अभी तक आप लोग राष्ट्रपति के चुनाव को नहीं समझे, कोटा क्या है, एक विधायक का वोट क्या है, द्वितीय चक्र का गणना कैसे होता है, जैसे कि एक बार जो अभी देखे कि बीबी गिरी उप राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, तो पहला बार भारत के इतिहास में राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरा मतगणना हुआ था, दूसरे चक्र का गणना करना पड़ा था। तो क्या है सेकंड राउंड, क्या है थर्ड राउंड का गणना, इसको एकदम से आपको बारीकी से समझाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।